एक व्यक्ति 11 साल से जेल में बंद था। वो एक दिन एक कोर्ट के लिए पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि साहब, कुछ दिनों के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं। मेरे बच्चे सियान हो गए हैं और घर वाले भी मिलने नहीं आते हैं, तो कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर भेज दिया जाए। जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं। यह पत्र जब कोर्ट में पहुंचता है तो जज भी सोचने लगते हैं कि इस आदमी को बाहर जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि उसने जो जुर्म किया था वो बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही भयानक था। इस जुर्म की गूंज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका था। यह खबर जब टीवी और अखबार में पहुंचता है तो फिर लोगों का ध्यान उस 11 साल पहले की घटना पर पहुंच जाता है, जो 11 साल पहले घटित हुआ था और उसने जिस घटना को अंजाम दिया था। लोग सोचने लगे थे कि कोई व्यक्ति जो अपने पत्नी से इतना प्यार करता हो, वो पत्नी को इस तरीका से हत्या कैसे कर सकते हैं, इस तरीका से मौत के घाट कैसे उतार सकते हैं। आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नए कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम हर रोज ऐसे नए नए कहानी आपको सुनाते रहें जो पूरी तरीके से सच्ची घटना पर आधारित हो। यदि आपको लगे कि इस वीडियो को हम व्यूज के लिए बना रहे हैं तो आप इस घटना की सर्च गूगल पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे इस घटना के बारे में जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि कोई आदमी उत्तराखंड के हो तो उनको ये जरूर खबर के बारे में, घटना के बारे में पता होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो आज के वीडियो में जो अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, उनका कल का वीडियो में नाम लिया जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी में क्या है, क्या होता है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उसी का एक इलाका है प्रकाश नगर। उसी में एक व्यक्ति रहता था जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका नाम राजेश गुलाटी होता है। उसका पत्नी करीब 57 दिनों से लापता थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहता था और उसको छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वो बच्चों को भी स्कूल भेजना था और अपना भी ऑफिस देखना था, इसलिए बहुत परेशान रहता था। और बीच बीच में अपने घर वालों से, ससुराल वालों से बात करता था और कहता था कि उसकी पत्नी जो थी अनुपमा गुलाटी, वो 57 दिनों से गायब है और उससे झगड़ा करके गई है और वो जल्दी आना नहीं चाहती है। इसकी परेशानी को देख करके उसका भाई वहाँ पहुँचता है, एसके चौधरी, जो राजेश गुलाटी का साला होता है और अनुपमा का भाई होता है, वहाँ पहुँचता है और पहुँच करके कहता है कि जीजा कि दीदी के गए हुए 57 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया, खबर क्यों नहीं दी। राजेश गुलाटी कहता है कि वो झगड़ा करके गई है, रूस करके गई है, इसलिए जल्दी नहीं आना चाहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी। कुछ दिनों के लिए नाराज होकर के गई है कि फिर कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तो उसका साला कहता है कि नहीं, कि अभी आप चलो और चल करके पुलिस में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस हमारी जरूर मदद करेगी और बहन के खोज करके जरूर लाएगी। राजेश गुलाटी कहता है कि ठीक है, कि तुम तब तक बैठो कि हम तब तक नहा करके आते हैं, इसके बाद थाने चल के एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देंगे। और वो बाथरूम चला जाता है नहाने राजेश गुलाटी, और जो एसके चौधरी था उसका साला, वो बैठ करके इंतजार करने लगता है। उसी बीच एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि भैया मुझे खोजने की कोशिश मत करना, कि हम बहुत दूर चले आए हैं, अब वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। यह मैसेज को पढ़ता है और जैसे ही राजेश गुलाटी बाहर निकलता है वैसा ही दौड़ करके जाता है, दिखाता है, कहता है कि जीजा बहन का मैसेज आया है, वो कह रही है कि अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी लौट करके नहीं आएगी। तो राजेश गुलाटी कहता है कि हमने पहले ही कहा था कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कि वो वापस आ जाएगी। नाराज होकर के गई है कुछ दिनों के लिए, वो वापस जरूर ही आएगी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए जरूर वापस आएगी।
तो उसका भाई एसके चौधरी कहता है कि नहीं, कि अभी हमको थाने चलना चाहिए और चल करके रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। जो मोबाइल 57 दिन से बंद था वो अचानक आज खुला है, तो पुलिस बहन को जरूर ढूंढ निकालेगी, पुलिस इसमें जरूर मदद करेगी। अभी चलो थाने और एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसके बाद दोनों आदमी थाने जाते हैं और जा करके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस कहता है कि ठीक है तुम जाओ, हम वहाँ जांच करने खुद आएंगे और जांच करके तुम्हारी बहन को खोजने में हम मदद करेंगे। वहाँ से दोनों आदमी चले आते हैं घर। करीब 4 से 5 घंटा बाद पुलिस वहाँ घर पे पहुँचती है 5 टीम ले करके, और पूछताछ करते हैं और कुछ फोटोग्राफ वहाँ से ले करके आते हैं। जैसे ही पुलिस की टीम गेट से बाहर निकल रहा था, वैसा ही एक पुलिसकर्मी को नज़र एक फ्रिज पे जाता है और वो कहता है कि सर, कि घर में डीप फ्रीज का मतलब क्या हो सकता है। फिर ये बात को सुनते ही जो वहाँ के दरोगा होता है एसएचओ, वो अंदर आता है और अंदर आकर के देखता है तो उसमें ताला लगा हुआ था। ताला को देख करके वो कहता है कि एक तो घर में डीप फ्रीज और ऊपर से ताला लगा हुआ है, इसका चाबी कहाँ है। तो राजेश गुलाटी जो होता है और कहता है कि इसकी चाबी के बारे में मुझे पता नहीं है, कि बस ऐसे ही ले लिया था और इसका चाबी शायद अनुपमा के पास होगा, क्योंकि घर में डीप फ्रीज का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। घर में उपयोग होता है तो केवल फ्रीज का होता है। डीप फ्रीज दुकान में रखा जाता है कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम के लिए, लेकिन घर में केवल फ्रीज का ही यूज होता है। इसलिए लोगों का शक था, तो वो कहते हैं कि ठीक है कि तुम इसका चाबी लाओ, घर में देखो, खोजो, कहीं तुम्हें मिल जाए। और कहता है कि मुझे नहीं पता है, ये अनुपमा ही ताला लगा करके गई है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। पुलिस वाले उस पर दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम चाबी अभी ला करके दो। तो वो इसके बाद टूट जाता है और चाबी ले आकर के दे देता है और कहता है कि लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। वो जब खुलता है ताला तो उसमें ढेर सारे पन्निक थे, पॉलीथीन थे, जो 1 या 2 किलो का पॉलीथीन, करीब 35 पॉलीथीन उसमें रखा हुआ था जो ब्लैक कलर था। और उस एक पॉलीथीन को निकाला जाता है तो उसमें मीट निकलता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, कि हर लोग मीट खाते हैं और अक्सर फ्रिज में रखते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उस खोल करके और फिर एक पॉलीथीन निकालते हैं और उसको जब खोलते हैं तो उसमें भी मीट निकलता है। फिर तीसरा जब पॉलीथीन निकाला जाता है तो उसमें भी मीट निकलता है, लेकिन एक ऐसा चीज निकलता है जो वो नहीं निकलना चाहिए था। उसमें एक लड़की का हाथ काट करके रखा हुआ था, उसमें अंगुलियां थी। वो देख करके कहता है कि ये क्या है। तो राजेश गुलाटी कहता है कि सर, यही अनुपमा है। जो 35 जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं, इसी में अनुपमा पैक है। इसके बाद जब एक एक करके पूरे पॉलीथीन को निकाला जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो गायब होता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि और इसमें का क्या हो गया हिस्सा। तो वो कहता है कि हमने फेंक दिया। यह बात सुन करके पुलिस वाले थे वो भी कांप रहे थे, और जो उसका भाई था अनुपमा के एसके चौधरी, वो भी कांप रहा था। वो अपने आंखों से ऐसा मंजर नहीं देखा था जो किसी मर्द या किसी औरत को काट करके और छोटे छोटे पीस बना करके और पन्नी में पॉलीथीन में पैक कर दिया हो। इतने बात कह करके और जो राजेश गुलाटी होता है वो रोने लगता है, फूट फूट करके रोने लगता है। उसे देखने से पता चल रहा था कि नहीं, वो बनावटी नहीं रो रहा है, वो सच में रो रहा है, क्योंकि उसके आंख में आंसू थे और लग रहा था कि उसके अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है, अपने रो करके और अपने गुनाह का पछतावा कर रहा है। जब उसे पुलिस जब अच्छे से पूछता है, सख्ती से पूछता है, तो सारी एक एक बात बताने लगता है। वो कहता है कि सर, 1990 में जब वो दिल्ली में MCA कर रहा था, उसी बीच एक लड़की से उसको मोहब्बत हो जाता है, जो लड़की का नाम होता है अनुपमा। वो लड़की को दिल दे बैठता है और कुछ दिनों बाद शादी का प्लान बनाते हैं, और शादी से किसी घर वालों का ऐतराज न हो इसलिए वो भाग करके और अमेरिका चले जाते हैं।
अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं और वहीं पे नौकरी कर करके और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनको एक जुड़वा बच्चा होता है, एक बार में 2 बच्चा होता है। उस बच्चे को परवरिश के लिए अनुपमा और राजेश दोनों परेशान रहता था। वो दोनों आपस में सोचते हैं कि हमें अब इंडिया जाना चाहिए, अपने घर लौट करके जाना चाहिए। फिर वहाँ से घर चले आते हैं और अनुपमा जो थी अपने मैके रहने लगती है और राजेश गुलाटी जो था वो काम की तलाश करने लगता है। काम की तलाश करते करते कुछ दिनों बाद कलकत्ता के एक बड़ा कंपनी में उसे नौकरी मिल जाता है और अनुपमा जो थी वो अपने मैके बच्चे को परवरिश के लिए रहने लगती थी। फिर कुछ दिन बाद उसी कलकत्ता में जहाँ नौकरी कर रहा था राजेश गुलाटी, उसी के बगल में एक महिला रहती थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे राजेश गुलाटी प्यार कर बैठता है। पहले भी प्यार किया था जो अनुपमा पटेल से किया था और फिर प्यार किया है जो उसके कंपनी के बगल में रहती थी महिला, उससे प्यार करने लगा था। इस बात की खबर अनुपमा को लगता है तो अनुपमा वहाँ जाती है कलकत्ता और जा करके हंगामा खड़ा कर देती है और ऐसी हंगामा होता है, ऐसा झगड़ा होता है जो यह बात थाने जाता है, थाने से कोर्ट पहुँच जाता है और बात तलाक तक की आ जाती है। फिर जब तलाक का फैसला होता है तो जज साहब फैसला सुनाते हैं कि न तुम इसे आज के बाद परेशान करोगे बल्कि तुमको 20,000 रुपया महीना भी देना होगा इस बच्चे को परवरिश के लिए। ये खबर जब सुनता है लोग तो फिर आपस में दोनों बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं और कहते हैं कि जाने दो, जो हुआ से हुआ और आज के बाद ऐसा हम लोग नहीं करेंगे और आज के बाद एक नए जिंदगी का शुरुआत करते हैं। काल जो पहले हुआ उसे हम लोग भूल जाते हैं और चलो फिर वहीं देहरादून में रह करके और अच्छे से अपना जीवन गुजारेंगे और अच्छे से हम दोनों पत्नी पत्नी रहेंगे। फिर दोनों समझौता करके और फिर आ जाते हैं जो देहरादून का इलाका जो प्रकाश नगर है वहीं पे, और दोनों का जिंदगी खुशहाली से चलने लगा था। लेकिन जो पत्नी थी अनुपमा, उसके दिमाग में जो कलकत्ता वाला सुई जो घूम रहा था वही सुई यहाँ देहरादून में भी घूमने लगता है और इसी बात को लेकर के रोज रोज झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। रोज रोज झगड़ा से परेशान होकर के एक दिन की बात है जब ऑफिस से राजेश गुलाटी अपने घर आता है तो बच्चे सोए हुए थे और उन दोनों में बहुत तगड़ी मारपीट हो जाता है, हाथापाई हो जाता है। इसी बीच राजेश गुलाटी अपने पत्नी अनुपमा को एक बार धक्का दे देता है। वो धक्का देता है वैसा ही जा करके उसके सर बेड पे जाके लग जाता है और अनुपमा बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद करीब 30 मिनट तक उसको होश नहीं आता है तो राजेश गुलाटी डर जाता है और डर करके फिर जाता है उसे मारने। कि वो सोच रहा था कि इससे पहले एक बार झगड़ा किए थे तो मामला कोर्ट चला गया था और तलाक तक की नौबत आ गया था, ऐसा ना हो कि फिर ये कल होकर के थाने चले जाए, इसलिए वो मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच अनुपमा को होश आ जाता है और चिल्लाने की कोशिश करने लगती है। वो पहले तो मुंह दबाता है और इसके बाद घर में रुई रखा हुआ था, वो रुई ले आकर के मुंह में ठूस देता है, पूरी तरह से बंद कर देता है और उसका हत्या कर देता है। हत्या करके और रात भर वो सोचता है यही कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, ऐसा ना हो कि हम जेल चल जाएं और ऐसा ना हो कि मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। लेकिन वो रात भर सोचता है और सोच करके वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता है तो वो खींच करके और अपने बाथरूम में ले जाता है। अब बाथरूम में ले जा करके रख देता है। उसके घर में 2 बाथरूम थे, एक रूम से अटैच बाथरूम था और एक दरवाजे पे भी बाथरूम था, दूरा पे भी बाथरूम था। बाथरूम में घर वाले बाथरूम में ले जाता है और रख देता है और फिर कल सुबह होता है वो बच्चे जो थे उसको तैयार कर करके और राजेश स्कूल भेज देता है और एक बाजार से जा करके और डीप फ्रीज लाता है। डीप फ्रीज ले आ करके और पहले उसी में ऐसे ही पैक कर देता है। पैक करने के बाद फिर मार्केट जाता है और मार्केट जा करके एक लकड़ी काटने वाला मशीन लाता है। फिर मार्केट जाता है, एक आरी लाता है और ला करके और हर रोज जब ड्यूटी से आता और टाइम मिलता तो फ्रीज में से निकाल करके रात को और पहले पैर काटता है, इसके बाद हाथ काटता है और ऐसे ही छोटा छोटा पीस बना करके
और पॉलीथीन में पैक करके करीब 72 पैकिंग हुआ था उसका पूरे बॉडी का, और 72 पैकिंग में पैक करके और फ्रिज में डाल देता है। डालने के बाद वो जब भी छुट्टी मिलता या बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलता या अपने ड्यूटी से छुट्टी मिलता और कहीं घूमने जाता तो 1 या 2 पॉलीथीन वो अपने साथ ले जाता और साथ ले जा करके और पहाड़ी इलाका में फेंक देता था। ऐसे ही चल रहा था, करीब 36 से 37 पैकेट उसने फेंक चुका था और इसके बाद जो 35 पैकेट था वही पुलिस के हाथ लगा था। लेकिन ऐसे ही चल रहा था, चलते चलते उसने गलती ये कर दिया कि जो मोबाइल 57 दिनों से बंद था उसके पत्नी का, वो अपने उसी मोबाइल से अपने साले के मोबाइल पे मैसेज कर देता है। कहीं ना कहीं साला के शक हो गया था और वो डीप फ्रीज जो था उसे भी देख करके शक हो गया था। वो थाने पहले जाता है और जा करके और रिपोर्ट लिखवाता है और इसके बाद वो आ करके फिर जीजा को लेकर के गया था। उसकी पूरी बात को जब पुलिस सुनता है और सुन करके केस बनाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब फैसला सुनाया जाता है तो उसको उम्र कैद का सजा सुनाया जाता है। उसमें सजा होने के बाद करीब 11 साल बाद उसने यह लेटर लिखा था या खत लिखा था कोर्ट के लिए। जिस तरह उसने घटना का अंजाम दिया था वह घटना की गूंज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इतनी खौफनाक घटना थी, इतनी खतरनाक घटना थी। दोस्तों, इस खबर को सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। यदि आपको परिवार में यदि ऐसे खटपट हो तो कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। यदि आपके पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो कोर्ट अलग रहने का भी इजाज़त देता है और तलाक भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे घटना को अंजाम देना बहुत ही मूर्खता है और बहुत ही पाप का काम है। और जाते जाते फिर एक बार कहते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जो कल का वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।